दरोगा सुधीर चौधरी वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। अभिषेक ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दरोगा सुधीर चौधरी को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस कपड़ा बीरेंद्र साहू को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन वैशाली ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दर्द, वह अपमान, सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था। एक सिपाही ने कहा, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। वैशाली ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वो फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर जब वह अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी उसकी घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी। चारों तरफ हंसी झाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। रेशम अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन वैशाली को ढूंढ रही थी। वैशाली वहीं थी, हर रस्म में रेशम के साथ खड़ी। कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेड़कर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने रेशम को वह मरून रंग की साड़ी दी तो रेशम की आंखें खुशी से भर गई। दीदी, यह कितनी सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। वैशाली बस मुस्कुरा दी, बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा था। कल रात जो कुछ भी हुआ वह किसी बुरे सपने की तरह बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, वह दरोगा सुधीर चौधरी की गिरी हुई हंसी, वह बीरेंद्र साहू का घमंडी चेहरा और भीड़ की वह चुभती हुई निगाहें, सब कुछ उनकी आत्मा पर किसी घाव की तरह ताजा था। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया जरूर था, लेकिन वह उनके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनका मन बेचैन था। वह सोच रही थी, क्या दरोगा सुधीर चौधरी को माफ कर देना चाहिए था। आखिर उसने अपने बीवी बच्चों की कसम खाई थी कि आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा अपने घर की फिक्र झलक रही थी। वैशाली के दिल में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही किया या गलत। उनकी आत्मा जानती थी कि वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसे थाने का अंतिम दृश्य याद आया। जब दरोगा सुधीर चौधरी को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर एक ऐसी हंसी थी कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसकी नजरें यह इशारा कर रही थी कि तुमको देख लेंगे। उसके अंदर कोई डर नहीं था। उनकी आंखें शून्य में टिक गईं। वह उसकी आंखों में भय होने लगा। तभी रेशम ने धीरे से उनका हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोली, दीदी, आप कहाँ खोई हुई हैं। उसकी आवाज ने वैशाली की सोच को तोड़ दिया। वैशाली चौंक कर हकीकत में लौटी। कहीं नहीं तारू, बस देख रही हूँ। मेरी गुलियां आज कितनी सुंदर लग रही हैं। उन्होंने बड़ी सफाई से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन की जिंदगी के सबसे बड़े दिन में किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं चाहती थी। दीदी, कल आप इतनी देर से क्यों आई? और माँ बता रही थी कि आपका फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है ना? रेशम की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वैशाली ने एक गहरा सांस लिया। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने का यह सही वक्त नहीं था। हाँ, सब ठीक है, बस एक जरूरी ऑफिशियल काम में फंसी थी। लेकिन देख, मैंने अपना वादा पूरा किया। तेरी साड़ी ले आई रात को जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे। वैशाली अकेले छत पर चली गई। ठंडी हवा के बीच उसने अभिषेक को फोन किया और बोला, मुझे दरोगा सुधीर चौधरी और दुकानदार बीरेंद्र साहू की पूरी जानकारी चाहिए। अभिषेक ने भरोसा दिलाया, सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। अभिषेक ने बताया, बीरेंद्र साहू के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और दरोगा सुधीर चौधरी MLA रघुवीर तिवारी का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन, कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। वैशाली ने सब जोड़ लिया तो बीरेंद्र साहू भी उसी के नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पंडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर सियाराम ने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा। रोको यह शादी। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने रेशम पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके भाई रंगा भाई से 50 लाख उधार लिए हैं और अब वह पैसे लौटाए बिना शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सख्ते में आ गए और मेहमान कानाफूसी करने लगे। रेशम, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे, अब उस पर झूठे इल्जामों की कीचड़ उछाली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। वैशाली का खून खौल उठा। वह जानती थी कि यह रघुवीर तिवारी की घटिया चाल है, उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का तरीका। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी पैनी थी कि सियाराम भी एक पल को ठिठक गया। सियाराम ने कुछ नकली स्टैम्प पेपर हवा में लहराए। वैशाली ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वह जाली है। अच्छा, तो अपने रंगा भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। ये सुनकर गुंडे घबरा गए। वह तो शहर से बाहर है,
तो फिर यह कचरे के टुकड़े मुझे मत दिखाओ। वैशाली ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर वह सब दुम दबाकर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। वैशाली ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। उस दिन वैशाली ने ठान लिया था कि रघुवीर तिवारी ने उनकी बहन की इज्जत पर हाथ उठाकर अपनी तबाही को दावत दी है। रेशम की विदाई के बाद घर की खामोशी वैशाली के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले बीरेंद्र साहू को गिरफ्तार किया। सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद बीरेंद्र साहू चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि वैशाली ने रघुवीर तिवारी के दाहिने हाथ रंगा भाई के अवैध जमीन कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया, करोड़ों का गैर कानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और 20 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, तब बीरेंद्र साहू टूट गया। उसने रघुवीर तिवारी के राज्य खोले। बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी थी। वैशाली ने आधी रात को ऑन ऑपरेशन धर्म चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। दरवाजे तोड़े गए। गार्ड्स हथियार डालने पर मजबूर हुए। वैशाली सीधे रघुवीर तिवारी के कमरे में पहुंची। नींद से चौंक कर वह चिल्लाया, एएसपी वैशाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैशाली ने सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और वह काली डायरी बरामद हुई। वैशाली ने डायरी उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म। एमएलए साहब रघुवीर तिवारी उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में डायरी और गवाही के सबूत पहुंचे। अदालत में बीरेंद्र साहू की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। अपराध का साम्राज्य ढह चुका था। शाम को रेशम ने छत पर वैशाली से कहा, दीदी मुझे आपके लिए डर लगता है। वैशाली मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूँ तारू, मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। यह वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम है और मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। यह वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सावित्री का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हो लाते रहेंगे। धन्यवाद।